नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रो। टेक इलेक्ट्रो का और एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो देख के आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आपका रूम के लिए कौन सा एयर कंडीशनर परफेक्ट है, आपका एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम करेगा, आपका एयर कंडीशनर कितना स्टार का होना चाहिए, और ये सारा पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा आप इस वीडियो देख के खुद ही कंफर्म हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड 1992 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया energystar.gov यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर का डाटा इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूंगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो देख के आपको एयर कंडीशनर के बारे में बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जो जानना डे टू डे लाइफ में आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आगे चलते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, एक एयर कंडीशनर का क्या क्या मुख्य पार्ट होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ लेंगे ये सब। दोस्तों, कितना स्टार का एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए? आपको 5 स्टार का चाहिए या 4 स्टार का एयर कंडीशनर चाहिए या फिर 3 स्टार आपके लिए सूटेबल है? कैसे डिसाइड करेंगे? तो चलिए जानते हैं इस एग्जाम्पल से आपका रूम के लिए कौन सा स्टार का एसी सूटेबल है। एक 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर फुल लोड पे लगभग 1360 वाट पावर कंज्यूम करता है। वहीं एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर फुल लोड पे लगभग 1660 वाट पावर कंज्यूम करता है। अगर दोनों एयर कंडीशनर को दिन में 6 आवर यूज किया जाए तो एक 5 स्टार एयर कंडीशनर 1 डे में 8.16 यूनिट कंज्यूम करेगा। उधर एक 3 स्टार एयर कंडीशनर दिन में 9.96 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये देख के आपको लग रहा होगा कि 5 स्टार एयर कंडीशनर ही बेस्ट है क्योंकि ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू एक 3 स्टार एयर कंडीशनर। लेकिन रुकिए, अभी हम देखेंगे 2 कंडीशन। कंडीशन 1, आप एयर कंडीशनर को दिन में 6 आवर एंड साल में 4 मंथ यूज़ करते हैं। मीन्स आप आपका एयर कंडीशनर को कम टाइम यूज़ करते हैं। इस केस में एक 5 स्टार एयर कंडीशनर एक साल में पावर कंज्यूम करेगा 979 यूनिट्स। उधर एक 3 स्टार एयर कंडीशनर एक साल में पावर कंज्यूम करेगा 1195 यूनिट्स। अगर हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक बिल का कॉस्ट को 5 रुपीज़ पकड़ते हैं, एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर एक साल में 4896 रुपीज़ का खर्चा करेगा। उधर एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर एक साल में 5976 रुपीज़ का खर्चा करेगा। कॉस्ट का डिफरेंस है 1080 रुपीज़। मीन्स 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर एक साल में आपका 1080 रुपीज़ का प्रॉफिट कराता है एज कम्पेयर टू एक 3 स्टार एयर कंडीशनर। एक अच्छा 5 स्टार एयर कंडीशनर अगर खरीदना चाहेंगे तो उसका प्राइस लगभग 45,000 रुपीज़ से शुरू होता है। वहीं अगर आप एक 3 स्टार एयर कंडीशनर खरीदेंगे तो उसका प्राइस 36,000 से स्टार्ट हो जाता है। दोनों में अंतर है लगभग 8,000 से लेकर 9,000 रुपीज़ तक। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमने देखा एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर लगभग 8,500 रुपीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल खर्चा करता है 8 साल में एज कम्पेयर टू एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर। उधर अगर आप एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो ये लगभग 9,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा करता है एज कम्पेयर टू एक 3 स्टार एयर कंडीशनर। तो लगभग 8 या 9 साल में आपका एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर इक्वल होता है एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर के साथ। मेरे हिसाब से आज का टाइम में जितना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, 8 या 9 साल के बाद आप आपका पुराना एसी जरूर रिप्लेस कर देंगे। उस टाइम एक नया टेक्नोलॉजी आ गया होगा, आप कभी भी आपका पुराना एसी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर बेस्ट है एज कम्पेयर टू एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर से। लेकिन रुकिए, कंडीशन नंबर 2 भी है। तो चलिए देखते हैं कंडीशन 2। सेम एयर कंडीशनर को दिन में 8 आवर्स और साल में 9 मंथ्स यूज़ करते हैं। मीन्स हम साल में ज़्यादा टाइम ये एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं। तो आपका 5 स्टार का एयर कंडीशनर लगभग पावर कंज्यूम करता है 10.88 यूनिट्स पर डे। तो 9 मंथ्स में ये लगभग पावर कंज्यूम करता है 2937 यूनिट्स। अगर इलेक्ट्रिक बिल का पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज़ पकड़ा जाए तो ये एयर कंडीशनर आपको एक साल में लगभग 14,688 रुपीज़ का खर्चा कराता है। वहीं आपका 3 स्टार का एयर कंडीशनर पावर कंज्यूम करता है एक दिन में 13.28 यूनिट और 9 मंथ्स में इसका टोटल यूनिट है
3585 यूनिट। अगर इलेक्ट्रिक बिल का कॉस्ट सेम 5 रुपीज़ पर करते हैं तो एक साल में ये आपका खर्चा कराएगा 17,928 रुपीज़। तो इसमें डिफरेंट इन कॉस्ट इन 1 ईयर आ गया 3,240 रुपीज़। तो इधर डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन 3 स्टार एयर कंडीशनर एंड 5 स्टार एयर कंडीशनर आ गया 3,240 रुपीज़। मीन्स एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर लगभग 3,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा कराएगा एज कम्पेयर टू एक 5 स्टार एयर कंडीशनर इन 1 ईयर। ऐसे देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 साल में आपका 5 स्टार का एयर कंडीशनर का कॉस्ट इक्वल हो जाएगा एक 3 स्टार का एयर कंडीशनर के कॉस्ट के साथ। ये कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिक बिल कॉस्ट को मिला के मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं तो आप एक 5 स्टार एयर कंडीशनर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि हमने इस एग्जांपल से देखा कंडीशन 2 से। अगर आप एयर कंडीशनर को कम टाइम यूज़ करते हैं तो आप 3 स्टार का एयर कंडीशनर लीजिए, जैसे कि हमने देखा था कंडीशन 1 में। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो इसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा एयर कंडीशनर सुइटेबल है। दोस्तों, मैं जस्ट ओवरऑल आइडिया दिया कौन सा स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर आपके लिए सुइटेबल है। उनमें से भी और फैक्टर है, जैसे कि आपको एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए या एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए। आगे चलते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके रूम के लिए आपको एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए या एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए कौन सा एयर कंडीशनर सुइटेबल है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपका एयर कंडीशनर के ऊपर ऐसे एक स्टिकर लगता है। कोई भी मॉडल, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, सबके ऊपर ऐसे ही स्टिकर लगा रहता है। ब्रांड तो अलग है, मॉडल तो अलग है, लेकिन ये स्टिकर कैसे सेम होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्टिकर का डिजाइन एज पर BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ही होता है। इंडियन स्टैंडर्ड में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है ये स्टिकर का हाइट कितना होना चाहिए, ये स्टिकर का कौन सा कलर होना चाहिए, ये स्टिकर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या पैरामीटर मेंशन रहेगा। इसीलिए कोई भी ब्रांड ले लीजिए या कोई भी मॉडल ले लीजिए, ये स्टिकर सबके लिए समान रहता है। दोस्तों, आपका एयर कंडीशनर का इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग क्या होना चाहिए? ये जो आपको एक टेबल दिख रहा है, इनमें आपको पावर रेटिंग मेंशन है। ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ही है। ये जो रेड कलर में आप वैल्यू देख रहे हैं, ये है आपका एयर कंडीशनर का इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन। आपका एयर कंडीशनर का इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन मैक्सिमम इतना होना चाहिए। जिनको इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसको इंडिया में कोई भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अगर उसका प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेचना है तो उनको इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कौन सा एयर कंडीशनर लेना चाहिए? एक इन्वर्टर वाला या एक नॉन इन्वर्टर वाला एयर कंडीशनर लेना चाहिए? क्योंकि एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर थोड़ा महंगा आता है एज कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। देखिए, ये डिपेंड करता है आप एयर कंडीशनर को कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन 1, अगर आप एयर कंडीशनर को ऐसे एक रूम में इंस्टॉल कर रहे हैं जहां पे एयर लीकेज होने का चांसेस बहुत कम है, मीन्स वो रूम का डोर या विंडोज फ्रीक्वेंटली ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर को ही चुनिए। अगर आपका रूम का दरवाज़ा या विंडोज बार बार ओपन हो रहा है, आपका रूम में एयर लीकेज का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसी केस में आप बिल्कुल एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर मत लीजिए। उसी केस में आप एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इन्वर्टर प्रिंसिपल का एयर लीकेज के साथ क्या रिलेशन है, ये जानने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा ये इन्वर्टर प्रिंसिपल क्या है। इन्वर्टर प्रिंसिपल में जो एयर कंडीशनर का रेफ्रिजरेंट रहता है, जो एक लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, जो हम बोलते हैं ना गैस फिल करते हैं, वो गैस का फ्लो को ज़्यादा या कम किया जाता है कंप्रेसर का स्पीड को ज़्यादा या कम करके। आगे चलते हुए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, उधर हम समझ लेंगे कि ये सब डिटेल्स कैसे होता है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में एक PCB यूज होता है जो कंप्रेसर का स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर कैसे आपके लिए सुइटेबल है, एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर कैसे आपके लिए सुइटेबल है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। मान लीजिए आपने आपका एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया, तो स्टार्टिंग में आपका एयर कंडीशनर फुल लोड पे चालू हो कि आपका रूम का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएगा। एक बार रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आपका एयर कंडीशनर का स्पीड कम हो जाएगा, मीन्स आपका कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाएगा।
आपका कंप्रेसर लो स्पीड पे चलेगा लेकिन बंद नहीं होगा। यह कंप्रेसर लोअर स्पीड पे चल के आपका रूम का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करता रहेगा। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद आपका रूम का एयर लीकेज के कारण रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। उस केस में आपका कंप्रेसर का स्पीड फिर बढ़ जाएगा, बढ़ के आपका रूम का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएगा। एक बार 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो फिर आपका एयर कंडीशनर स्लो स्पीड पे चालू होगा। ऐसे कंटिन्यू होगा एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। बट एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के केस में ऐसा नहीं होता है। एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर फिक्स स्पीड पे काम करता है, मीन्स इसका कंप्रेसर का स्पीड फिक्स रहता है। मान लीजिए आपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, तो स्टार्टिंग केस में नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर फुल लोड पे चलेगा, आपका रूम का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर देगा। उसके बाद आपका एयर कंडीशनर बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये स्लो स्पीड पे नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर आपका एयर लीकेज के कारण अगर रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा है, फिर आपका वापस एयर कंडीशनर चालू होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कैसे एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर कम बिजली खर्चा करता है एज कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। एक 5 स्टार एयर कंडीशनर का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एक 5 स्टार एयर कंडीशनर फुल लोड पे 100% पे लगभग 1360 वाट का पावर कंज्यूम करता है। वहीं हाफ लोड पे इसका पावर कंजप्शन लगभग 500 वाट होता है। लेट्स से हमारा ये एयर कंडीशनर एक दिन में 8 आवर्स के लिए ऑपरेट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया आपका रूम का टेम्परेचर, तो आपका इन्वर्टर एसी फुल लोड पे चलेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच नहीं जाएगा। वंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो हम एज्यूम करते हैं ये जो स्पीड कम होगा तो आपका एयर कंडीशनर 50% लोड पे चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एयर कंडीशनर 50% लोड पे चलेगा। 30 मिनट्स में आपका रूम बिल्कुल कूल हो गया, 30 मिनट्स में ये फुल पावर पे चला था। अभी नेक्स्ट 1 आवर के लिए ये 50% लोड पे चलेगा, क्योंकि आपका रूम तो ठंडा हो गया है। अभी आपका एयर कंडीशनर को रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करना है, मीन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए ये 50% लोड पे चलेगा। 1 आवर इसीलिए क्योंकि आपका रूम ऑलरेडी ठंडा है, ऊपर से आपका एयर कंडीशनर भी थोड़ा थोड़ा आपका रूम को ठंडा करता रहता है, इसीलिए मैं 1 आवर कंसिडर किया हूँ। मीन्स आपका रूम का टेम्परेचर 1 आवर तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होके रहेगा। ड्यू टू लीकेज आफ्टर 1 आवर आपका रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपका एयर कंडीशनर इसको डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो फुल लोड पे चालू हो जाएगा। तो जब ये फुल लोड पे चालू हो जाएगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रूम को ठंडा करने के लिए, क्योंकि रूम ऑलरेडी ठंडा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एयर कंडीशनर को 15 मिनट लगा आपका रूम का टेम्परेचर को फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में। तो इस केस में आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगभग 5.72 यूनिट कंज्यूम किया। वही केस 2 देखते हैं, एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। हम सेम इनपुट लेंगे। ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर एक 5 स्टार का एयर कंडीशनर है। इसका जो फुल लोड का पावर है इसको 1.360 किलोवाट ही लेंगे। इसका जो टाइम है इसको 8 आवर्स लेंगे। अभी आपने एयर कंडीशनर ऑन कर दिया तो आपका एयर कंडीशनर को लगभग 30 मिनट्स लगा आपका रूम का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में। मैंने जैसे आपको बताया था, एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर फिक्स्ड स्पीड पे काम करता है। जब आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो आपका एयर कंडीशनर बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर जैसा ये चालू नहीं रहेगा। जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, ये 30 मिनट चलने के बाद ये बिल्कुल जीरो हो गया है उसका पावर कंजप्शन। फॉर एग्जांपल 15 मिनट के बाद आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा, क्योंकि आपका एयर कंडीशनर पूरा बंद है। लेकिन उस केस में आपका रूम का टेम्परेचर 1 आवर तक मेंटेन इसीलिए रहा था क्योंकि आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंटिन्यूसली 50% लोड पे चलता रहा था। लेकिन इस केस में आपका एयर कंडीशनर चल नहीं रहा है, आपका रूम का टेम्परेचर इसीलिए जल्दी बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। हर 15 मिनट में आपका एयर कंडीशनर चालू हो जाएगा, फिर 30 मिनट्स का कूल करने के बाद ये फिर बंद हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो आपका एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगभग 7.48 यूनिट खर्चा करता है। ऊपर से आपका एयर कंडीशनर बार बार चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके लिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल ये 1.5 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो टोटल ये यूनिट कंज्यूम करता है 8.98 यूनिट इन 8 आवर्स, मीन्स लगभग 9 यूनिट कंज्यूम करता है। तो इधर हमने देखा एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर कम बिजली खर्चा कर रहा है एज कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए,
अगर आपका रूम का एयर लीकेज ज़्यादा हो रहा है तो उधर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपका रूम का एयर लीकेज कम हो रहा है तो आप एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, एक एयर कंडीशनर खरीदने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि एयर कंडीशनर का इवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल कॉपर होना ही चाहिए। एक एयर कंडीशनर का वारंटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जरूर देखना है कि आप जो ब्रांड ले रहे हैं उसका सर्विस आपके सिटी में अवेलेबल रहना ही चाहिए। एयर कंडीशनर के ऊपर 1 ईयर का वारंटी तो सारा कंपनी देते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है आप जो मॉडल खरीद रहे हैं उसका कंप्रेसर के ऊपर एक्स्ट्रा वारंटी रहना चाहिए, और ये महंगा भी होता है। अगर उसको रिप्लेस करना है ये महंगा होता है, इसीलिए इन सब के ऊपर वारंटी रहना बेहद ज़रूरी है। अभी देखते हैं एयर कंडीशनर का यूज़ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एयर कंडीशनर को पावर सप्लाई देने के लिए ऑलवेज आप प्रीफर कीजिए एक पावर सॉकेट यूज़ करने के लिए। हम में से किसी का मन में ये रहता है कि अगर हमारे रूम में ज़्यादा साइज़ का एयर कंडीशनर लगाएंगे तो हमारा रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आपका रूम छोटा है, आप उधर एक लार्ज साइज़ का एयर कंडीशनर लगा देंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और आपका रूम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका रूम में जो एयर कंडीशनर है ये प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। एक छोटा साइज़ का एयर कंडीशनर आपको रूम को ठंडा करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, उधर एक बड़ा साइज़ का एयर कंडीशनर आपका रूम के लिए बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होगा। एक बड़ा साइज़ का एयर कंडीशनर आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, ताकि आपका रूम का जो डीह्यूमिडिफिकेशन है ये हो नहीं पाएगा, तो आपका रूम में इसीलिए मॉइस्चर रह जाएगा। ऊपर से लार्ज साइज़ का एयर कंडीशनर आपका ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। कभी भी एयर कंडीशनर के पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे लैंप्स या टेलीविज़न मत रखिए, क्योंकि एयर कंडीशनर में जो थर्मोस्टेट लगा रहता है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है वो ये लैंप का या टेलीविज़न का टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगा, ताकि ये आपका एयर कंडीशनर को एक्यूरेट ऑपरेट नहीं कराएगा। हमेशा ये ट्राई कीजिएगा एयर कंडीशनर का ब्लोअर का स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि आपका रूम में जो एयर फ्लो है वो ज़्यादा स्प्रेड होगा। हाँ, ह्यूमिडिटी कंडीशन में, ह्यूमिडिटी वेदर में आप ये ध्यान में रखिएगा ब्लोअर का स्पीड कम होना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर रूम में आपको ज़्यादा जल्दी ठंडा चाहिए तो आप एयर कंडीशनर के साथ एक फ़ैन यूज़ कीजिए। ये फैन आपको हेल्प करेगा एयर कंडीशनर को ठंडा हवा को रूम में स्प्रेड कराने के लिए। ये हमेशा ध्यान में रखना है, एक एयर कंडीशनर एफिशिएंटली ऑपरेट तभी करेगा अगर आपका रूम प्रॉपर्ली सील होगा, जब ही आपका रूम का एयर लीकेज कम रहेगा। दोस्तों, अभी हम एक सिंपल वे में समझ लेंगे एक एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, एक एयर कंडीशनर का क्या क्या मेन पार्ट्स होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, एक एयर कंडीशनर का जो मेन पार्ट होता है यह है इवापोरेटर, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जिसको हम TX भी बोलते हैं, सेंसिंग वाल्व, ये तीनों रहता है इंडोर यूनिट में। और आउटडोर यूनिट पे जो मेन पार्ट है ये है कंप्रेसर एंड कंडेंसर। रूम में गर्मी है तो आपने एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया, एयर कंडीशनर को ऑन करते ही ये जो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से होके कंप्रेसर को जाता है। कंप्रेसर में ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, इसीलिए रेफ्रिजरेंट बहुत गर्म हो जाता है, साथ ही साथ हाई प्रेशर में रहता है। सिंपल सा रूल ये है, अगर प्रेशर बढ़ता है तब का टेम्परेचर बढ़ता है। ये जो हाई प्रेशराइज हॉट रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से जाकर कंडेंसर में फ्लो होता है। ये सिंपल कॉपर ट्यूब्स होता है जिसके अंदर गैस फ्लो होता है। कंडेंसर में ये हॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो होते होते धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। कंडेंसर के आगे एक फैन लगा रहता है, आपने घरों में देखा होगा एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट में एक फैन लगा रहता है। तो ये कंडेंसर बेसिकली आउटडोर यूनिट में ही रहता है। कंप्रेसर एंड कंडेंसर ये दोनों आपका एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट में रहता है। तो ये गैस जब कंडेंसर में फ्लो होता है, इसका जो हीट होता है, कंडेंसर का एक फैन लगा रहता है, ये इस हीट को बाहर खींच लेता है, तो इसीलिए ये हीट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होते ही धीरे धीरे गैस से लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट होता है। तो कंडेंसर छोड़ते छोड़ते ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड पूरा ठंडा नहीं होता है, कुछ गर्मी भी अभी इसमें रहता है। ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर छोड़ के
थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। ये एक वाल्व होता है, इसमें एक स्मॉल पैसेज रहता है ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए। ये हाई प्रेशर हॉट रेफ्रिजरेंट जब इस वाल्व से होकर फ्लो करता है तो उसका प्रेशर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होते ही आपका रेफ्रिजरेंट कूल हो जाता है। एक सिंपल फंडा ये है कि प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है। रेफ्रिजरेंट थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से होकर इवापोरेटर का पाइप के अंदर फ्लो होता है। ये कूल रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर फ्लो होकर रूम का हीट को खींच लेता है, क्योंकि हॉट एयर हमेशा कूल के तरफ खींच जाता है। रेफ्रिजरेंट लिक्विड रूम के हीट को ऑब्जर्व करके गैस फॉर्म को कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस रूम का हीट को ऑब्जर्व करके अगेन कंप्रेसर के अंदर एंट्री करता है। आपका एयर कंडीशनर का इंडर यूनिट में एक ब्लोअर लगा रहता है जो कि इवापोरेटर का कूल को रूम में स्प्रेड करता है। इवापोरेटर के अंदर कूल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, इसीलिए इसका बाहर साइड में वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। आपने देखा होगा एसी का इंडर यूनिट से एक वाटर आउटलेट पाइप जाता है। इवापोरेटर के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट लगा रहता है ये वाटर इसी पाइप से होकर बाहर चला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सेंसिंग बल्ब का काम क्या है। ये सेंसिंग बल्ब इवापोरेटर का एग्जिट में रहता है। ये इवापोरेटर पाइप के साथ थर्मली कनेक्टेड रहता है। ये फिजिकली इवापोरेटर के अंदर से कनेक्टेड नहीं रहता है, ये जस्ट इवापोरेटर पाइप के साथ अटैच होकर रहता है ताकि इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर को ये सेंस कर सके। सेंसिंग बल्ब का काम ये है, ये सुनिश्चित करता है इवापोरेटर से कंप्रेसर को जो रेफ्रिजरेंट जाता है ये प्योरली गैस फॉर्म में जाए, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड कंप्रेसर के अंदर चला जाता है तो कंप्रेसर में खराबी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये सेंसिंग बल्ब का काम यही रहता है, ये सुनिश्चित करता है कि कंप्रेसर को जो भी रेफ्रिजरेंट जा रहा है ये बिल्कुल गैस फॉर्म में ही जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा या सुना होगा ISEER रेटिंग। ये रेटिंग क्या होता है? ये होता है BE का एक ग्रेडिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। इधर जो डेट मेंशन किया है 1 जून 2018 टू 30 जून 2022। इसका मतलब ये हो गया अगर आपका एयर कंडीशनर बिफोर 30 जून 2022 मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरर को ये टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ये जो डाटा दिख रहा है इसमें भी वही ISEER वैल्यू मेंशन किया गया है, लेकिन ये टेबल वैलिड है 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024। मीन्स कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर उसका एयर कंडीशनर 1 जुलाई 2022 के बाद मैन्युफैक्चर करता है तो उसको ये टेबल फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ तो हर एक मैन्युफैक्चरर को ये टेबल फॉलो करना पड़ेगा। आपका रूम का कूलिंग कितना होना चाहिए? पहले आप आपका रूम का एरिया कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 12 फीट इंटू 10 फीट तो इसका एरिया हो गया 120 स्क्वायर फीट। तो मेरे रूम के लिए जो कूलिंग कैपेसिटी 5000 BTU पर आवर सफिशिएंट है। तो इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका टन आ रहा है 0.42। जैसे कि हमने इस टेबल से देखा मेरे रूम के लिए 0.42 टन का कूलिंग कैपेसिटी सुइटेबल है, लेकिन मार्केट में 0.42 टन का एयर कंडीशनर अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए मुझे 0.8 टन या फिर 1 टन का एयर कंडीशनर खरीदना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ये आइडियल कंडीशन में कैलकुलेट किया। आपको और कुछ फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा फैक्टर भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक एयर कंडीशनर का साइज चूज़ करने से पहले। जैसे कि रूम में सनलाइट कितना टाइम के लिए पड़ रहा है, आपका लोकेशन का एल्टीट्यूड क्या है, मीन्स आपका लोकेशन हाई एरिया में है या लोअर एरिया में है, आपका रूम कौन सा फ्लोर में है, आपका फ्लोर के ऊपर और रूम है या नहीं है, रूम में कितना डोर्स है, कितना विंडोज है और उन सब का साइज़ क्या है, कितना लोग वो रूम को एक्सेस कर रहे हैं, उस रूम में कितना लाइट है, कितना टेलीविज़न है, कितना कंप्यूटर है, कितना रेफ्रिजरेटर है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट भी कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो नीचे पॉइंट दिया गया है इसको भी कंसिडर करना है आपको एक एयर कंडीशनर सिलेक्ट करने के लिए। आज का इस वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।